हर लड़के को लगता है कि भाई वो थोड़ा सा सुंदर है तो वो चला जाएगा और काम पे काम मिलना शुरू कर, लेकिन ऐसा हकीकत में रियलिटी में ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है। पहले तो ऑडिशन देने का ही मौका नहीं मिलता था, बहुत मुश्किल था। फिर जब मौका मिला, देते गए, 1 रिजेक्शन, 2 रिजेक्शन, 10 रिजेक्शन, उसके बाद इवेंचुअली एक ऐड मिला। एक ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर है, जो कि मैं ट्रांसजेंडर बनता हूँ, एक किरदार है, और वो 1.5 घंटे का सोलो नाटक है। वो मेरे दिल के बहुत करीब है। उनके सामने और मैं गुंडा बन के जाता हूँ, उनको धमकाता हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। तो हमने रंगमंच में शुरुआती दिनों में झाड़ू भी लगाई, चाय भी पिलाई, और वो मुझे बुलाते हैं और मैं अचानक जो मैं डर का माहौल मेरे अंदर पैदा हुआ। थिएटर में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, हाँ ये है कि आप अपना दिनचर्या के लिए थोड़ा बहुत पैसा जो कमा सकते हैं कमा लेते हैं। मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, मैं गैंगस्टर की भूमिका बहुत अच्छी कर सकता हूँ। थिएटर से एड, टेलीविजन और अब फिल्मों में छाए दून के मोहित आज अपनी सशक्त पहचान बना चुके हैं। इमामी का एड हो या इंडियाज गॉट टैलेंट में मेंटोर की भूमिका, सभी को लोगों ने खूब पसंद किया। नमस्कार, अमर उजाला के लिए संवाद से मैं इशिता रस्तोगी। अब मोहित से जानेंगे उनके 12 वर्षों का ये सफ़र कैसा रहा और आगे की प्लानिंग्स क्या है उनकी। मोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला की इस खास सीरीज में। आपका जो अब तक का सफ़र रहा है हमारे दर्शकों के साथ थोड़ा सा बताएंगे, आप साझा करेंगे? जी बिल्कुल। मेरा जन्म देहरादून में ही हुआ है और मेरी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा पूरी देहरादून में हुई। मैंने अपनी ग्रेजुएशन यहाँ पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी से पूरी करी। उसके बाद मुझे थोड़ा सा कहीं से पता चला कि कुछ थिएटर नाम की चीज़ होती है, रंगमंच। तो किसी दोस्त के माध्यम से मुझे पता चला और मैं दिल्ली पहुँचा। मैंने वहाँ पर अस्मिता एक थिएटर ग्रुप है, उसको ज्वाइन किया और 1 साल उनके साथ काम किया। फिर वहाँ पर ही दिल्ली में एक श्री राम सेंटर है, जो 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा आपको करवाता है थिएटर में। तो वहाँ का इंटरव्यू दिया, वो सिलेक्शन हो गया मेरा। तो उसके बाद वहाँ से मेरी जर्नी बढ़ती गई। वहाँ से 2 साल का पूरा कोर्स किया और काफ़ी अच्छे डायरेक्टर्स के साथ, रंगमंच के डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया, प्रोसीनियम किए, बहुत सारे नुक्कड़ नाटक किए और बस ये सिलसिला फिर चलता रहा। और आज भी मैं रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ और आज भी काम कर रहा हूँ। सर, ये थिएटर से एड्स और फिर फिल्मों में आने का सफ़र कैसा रहा आपका? थोड़ा लंबा था। पहले तो जब थिएटर के लिए शुरुआत करी तो लगा कि 5-6 महीने काम करेंगे और उसके बाद मुंबई चले जाएंगे, फिर बहुत सारा काम मिलना शुरू कर देंगे। जैसे हर लड़के को लगता है कि भाई वो थोड़ा सा सुंदर है तो वो चला जाएगा और काम पे काम मिलना शुरू कर, लेकिन ऐसा हकीकत में रियलिटी में ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है। और जब मैं पहुंचा 6 महीने 1 साल हो गया तो मुझे समझ में आया अभी तो कुछ सीखने को मिला ही नहीं, कुछ सीखा ही नहीं। अभी तो थिएटर का टी भी मुझे भी पूरा अच्छे से मुझे नहीं पता है। फिर लगा कि अभी टाइम देना चाहिए, रुकना चाहिए, और फिर पढ़ा थिएटर के बारे में। फिर थिएटर के अपार्ट जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन होती है उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। काफ़ी डायरेक्टर्स को पढ़ा, तब समझ में आया कि ये जर्नी बहुत बड़ी है। 4 से 5 साल गुजारने के बाद जब लगा कि अब थोड़ा सा हम सीख गए हैं, फिर मैं मुंबई का रुख किया। फिर जब मुंबई पहुँचे तो वहाँ भी बहुत मुश्किल था काम मिलना, बहुत ऑडिशंस दिए। फिर लगभग साल 1.5 साल के बाद कुछ एड्स के एडवर्टीज़मेंट में हमें ऑडिशन देने का मौका मिला। पहले तो ऑडिशन देने का ही मौका नहीं मिलता था, बहुत मुश्किल था। फिर जब मौका मिला, देते गए, 1 रिजेक्शन, 2 रिजेक्शन, 10 रिजेक्शन, उसके बाद इवेंचुअली एक ऐड मिला। फिर धीरे करके कुछ एपिसोडिक्स मिले, फिर कुछ फिल्मों में थोड़ा छोटी भूमिका से शुरुआत करी। बस ऐसे ही चलता रहा। फिर लगे रहे अपने काम पे और बस हार्डवर्क पे, अपनी क्राफ्ट पे काम करते रहे। आपने इतने अलग अलग किरदार निभाए हैं, जैसे आपने बताया एड्स में, टेलीविज़न में, आपको किस में सबसे अच्छा लगता है और आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा रहा? फेवरेट कैरेक्टर तो मतलब थिएटर के कैरेक्टर बहुत अलग होते हैं और अभी जो फिल्म्स के या टीवी सीरियल्स के कैरेक्टर बहुत अलग होते हैं। तो अगर मैं टोटलिटी में बताऊं तो एक कैरेक्टर जो मेरे दिल के बहुत नज़दीक है, वो जो मैं अभी उसका रंगमंच भी, मेरा 23 तारीख को शो है उसका श्री राम सेंटर में, वो कर रहा हूँ। वो एक ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर है, जो कि मैं ट्रांसजेंडर बनता हूँ, एक किरदार है, और वो 1.5 घंटे का सोलो नाटक है। वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि रंगमंच के किरदार और फिल्म के किरदार में, रंगमंच आप दोबारा करते उसको अपनी क्राफ्ट पे पकड़ करके उसको और सुधार सकते हैं। थिएटर में आपका एक कैरेक्टर है, एक ही अप्रोच है। आपने 1 टेक में अच्छा किया, 2 टेक में अच्छा किया, 5 टेक में अच्छा किया, वो फिर फिट हो जाएगा, वो आप हमेशा उसको वैसे ही देख सकते हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। बाकी जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर मैंने बताया वो संजा है। संजा मैं एक प्ले करता हूँ ट्रांसजेंडर का, और मुझे बहुत मज़ा आता है उसे निभाने में और उसके छोटे नुआंसेस पकड़ने में। तो जी, ये मेरा
सबसे अच्छा कैरेक्टर। बाकी लास्ट मैंने एक फ़िल्मों में कैरेक्टर किया था जो मुझे सबसे मेरे करीब था, वो कागज़ 2 एक फ़िल्म की थी। तो अनुपम खेर और सतीश सर के साथ वो कैरेक्टर था, वो एक गुंडे का कैरेक्टर था। वो भी मुझे बहुत मज़ा आया था, क्योंकि उसकी दिलचस्प बात ये है कि आपके सामने जब 2 दिग्गज अभिनेता बैठे रहते हैं, सतीश कौशिक साहब वो तो अब नहीं रहे और अनुपम खेर सर, तो उनके सामने और मैं गुंडा बन के जाता हूँ, उनको धमकाता हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। और डायरेक्टर ने मुझे बोला था कि आपको अपनी जो है टांगों से उनको इशारा करना है, हिलाते रहना है और तू तड़ा करके बात करनी है। और मैं अभी नया-नया लड़का था जो अभी बस पहला दूसरा किरदार ही कर रहा था, तो अंदर से दिल की धड़कनें बनी हुई थी, लेकिन किरदार में रहना था तो स्ट्रॉन्ग रहना था कि भाई आप इनको हड़काने आए हैं, इनको धमकाने आए हैं। तो वो मेरे लिए चैलेंजिंग था, बट उन्होंने भी, अनुपम सर ने, सतीश सर ने मेरी बहुत हेल्प करी उसको शेप अप करने में, और इवेंचुअली वो स्क्रीन पर जब आया तो बहुत सुंदर निकल के आया था सर। आपकी डेब्यू मूवी कौन सी थी? देखिए, डेब्यू मेरी छिछोरे एक फ़िल्म की थी मैंने, आज से करीब 6, 7, 8 साल पहले। तो वो भी ऐसे मिली थी कि उनके जो डायरेक्टर है नितेश तिवारी, जिन्होंने दंगल बनाई है और अभी उनकी रामायण आ रही है, तो मैंने उनके साथ एक ऐड किया था 10 का दम का, तो वो उनको बहुत अच्छा लगा था मेरा ऐड। सलमान खान के साथ था वो ऐड, सलमान खान जी के साथ। तो वहाँ से उन्होंने, एक कास्टिंग कंपनी है, उनको मेरा रेफरेंस दिया, उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने उनको ऑडिशन दिया और उनको पसंद आया, तो ऐसे मेरा ऑडिशन हुआ था, मिला मुझे वो कैरेक्टर। जी। सर, आप अभिनय की दुनिया में आने का सफ़र कैसे और कब शुरू हुआ था आपका? ये बात है 2011 की। मैं अपना ग्रेजुएशन करके, मेरे पिताजी की एक दुकान है, शॉप है कपड़े की, तो मैं अमूमन वहीं बैठा रहता था। तो वहीं पर बैठा था तो एक दिन मेरे एक दोस्त हैं, वो आए और उन्होंने मेरे को कहा कि अब आगे क्या करना है। तो उनको लगा कि मैं एमबीए बोलूँगा या कुछ और बोलूँगा, कि मैंने बीबीए पढ़ लिया था, ग्रेजुएशन वहाँ पे करी थी पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी से। तो मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया, कहीं से सुना हुआ था कि मुझे थिएटर करना है। तो वो भी एकदम अचंभित हो गया कि भाई बिज़नेस क्लास फैमिली का लड़का बोल रहा है कि थिएटर करना है। तो वो गुड़गांव में कॉल सेंटर में काम करते थे और उनके कोई एक दोस्त थे, वो अस्मिता थिएटर से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने मुझे तुरंत फ़ोन मिला के दे दिया, ये बात कर ले। मैंने उनसे बात करी। उस समय कुछ समझ तो थी नहीं, मेरे लिए तो बहुत नया था थिएटर। मुझे तो ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा स्टेज होगा, वहाँ पर लोग आएंगे, हम लोग सीखेंगे, ऐसा रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। तो मैंने उनसे बात करी और मुझे ठीक लगा, उन्होंने मुझे कन्विंस कर दिया। मेरे मामा का घर है फरीदाबाद में, दिल्ली से लगता हुआ, तो मैं अपने पिताजी को थोड़ा झूठ बोल कर ही चला गया कि मामा के घर जा रहा हूँ। मैं वहाँ गया, भाई को लिया, अपने कज़न को, और पहुँच गया दिल्ली। और दिल्ली उनसे बात करी और मैंने, ठीक है मैं आ जाऊँगा, उनसे मैंने सारा फ़ीस वगैरह की बात कर ली। और 3 दिन के बाद मैं वापस घर आया और फिर मैं शिफ्ट हो गया दिल्ली। और बस फिर वहाँ से जो शुरुआत शुरू हुई है वो आज तक चली जा रही है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, क्या किया आपने? शुरुआती दौर में सबको डर लगता है, थोड़ा हेजिटेशन होती है, और बिल्कुल, आपने तो प्रोफ़ेशन भी ऐसा चुना, थिएटर में आप बिल्कुल, सीधा। बिल्कुल। तो आपको शुरुआती दौर में डर था, मतलब कभी हेजिटेशन हुई इस तरह की कि हाँ, स्टेज पर कैसे बिल्कुल। परफ़ॉर्म करेंगे आप? हेजिटेशन तो ये थी कि देखिए, हम लोग बिज़नेस क्लास फैमिली से हैं। हमारे मतलब पूर्वजों को भी नहीं पता कि रंगमंच, आर्ट फ़ील्ड ही क्या होती है। हमारे घर में तो कभी, मैं आपको सही बताऊँ तो उस समय उपन्यास भी नहीं पढ़ा जाता था। सिर्फ़ हमारे घर में टीवी सीरियल्स चलते थे, फ़िल्में चलती थी और कुछ नहीं होता था, और हम भी वही पले-बड़े, वही सीखा, वही सब कुछ करा। लेकिन जब रंगमंच के बारे में सुना और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे लगा कि ये कुछ एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं न कहीं अपने आप को सैटिस्फ़ाई कर रही है। अगर आप अपने पैशन को प्रोफ़ेशन बना लेंगे तो वो बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। और यही मैंने भी किया। जब पहुँचा तो लगा कि डर तो बहुत लग रहा था, क्योंकि हम तो घर से पूरा जो है एक टाइप ऑफ किंग लाइफ़ देख कर गए थे। मम्मी खाना दे देती हैं, पापा ने बाइक दिला रखी थी। जब वहाँ पहुँचे तो हमने रंगमंच में शुरुआती दिनों में झाड़ू भी लगाई, चाय भी पिलाई। तो वो एक तरीका होता है डायरेक्टर का कि भाई एक समान लाने के लिए सबको, कि जो भी आपके डिफरेंट क्लासेस हैं उसको एक समान करने के लिए आपको झाड़ू भी लगानी है, चाय भी पिलानी है, और शूज़ जो बाहर लोग छोड़ जाते हैं उनको री-रैक भी करना है, तो वो सब किया। तो जब ये सब कर लिया तो लगा कि ये, अब मैं इसमें सर्वाइव कर सकता हूँ, अब मैं सीख सकता हूँ। और फिर जिस थिएटर के साथ मैं जुड़ा था, अस्मिता थिएटर के साथ, वो लोग स्ट्रीट प्लेस बहुत कराते थे। तो स्ट्रीट प्लेस में ऐसा होता है कि आप बाहर निकल जाइए, रोड पे खड़े हो जाइए, और सोशल पॉलिटिकल नाटकों में तो, और बस लोगों को बुलाइए और नाटक करके चले जाइए। तो वो आपको हेल्प करता है, आपके पैर जम जाते हैं स्टेज पे।
तो आपका जो डर होता है ना, जब आप भीड़ में लोगों के सामने परफॉर्म करते हैं ना, तो वो डर धीरे 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 कब चला जाता है वो आपको भी नहीं पता चलता। और जब आप परफॉर्मेंस स्टेज पे करने जाते हैं तो वो अपने पूरे इम्पैक्ट के साथ उस एनर्जी को लेकर जाते हैं। तो बस यही है, डर तो लगता ही है, आज भी डर लगता है, आज भी स्टेज पे जब चढ़ते हैं तब भी डर लगता है, लेकिन उस डर को किस तरह से पॉजिटिवली ऑडियंस के सामने पेश करना है वो थोड़ा आप सीख लिया है एक्सपीरियंस से अपने, तो अब हो जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, आपने बताया आपने अलग अलग किरदार निभाए हैं फिल्मों में, एड्स में, टेलीविज़न में या आपके रंगमंच में भी, तो इनके लिए आप खुद को तैयार कैसे करते हैं? हमने ना अपने टीचर से सीखा था कि एक होता है पर्सनालिटी, जो आपकी खुद की पर्सनालिटी है, और एक जो आपको किरदार की पर्सनालिटी समझनी है, जिस किरदार के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो पहले तो अपनी पर्सनालिटी पे झाँकते हैं कि उस किरदार से अपनी पर्सनालिटी कितनी मिलती-जुलती है। अगर मुझे किसी लड़की को छेड़ना है, मान लीजिए, मैं ऐसा बंदा हूँ नहीं निजी जीवन में, तो मुझे क्या ऐसा एक गुण या उसके नुआंसेस पकड़ने पड़ेंगे कि मुझे लगना चाहिए कि सच में कोई मेरे सामने बैठा है, कोई लड़की बैठी है, तो मैं उसको कैसे अपनी आँखों से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से उसको कैसे अनकंफर्टेबल करूँ, कि मैं उसको किस तरह से निगाह से देख रहा हूँ, उसको टच करने की कोशिश कर रहा हूँ या बिना छुए भी उसको अनकंफर्टेबल कैसे कर रहा हूँ। तो वो नुआंसेस आपको रियल वर्ल्ड से ही मिलते हैं, अपने आसपास के ही लोगों से, आपकी पढ़ाई से, बहुत सारी किताबें पढ़कर। तो ऐसे ही कोई भी कैरेक्टर मिलता है तो आप उसके रेफरेंस वीडियोस देखते हैं, कुछ रेफरेंस फिल्म्स देखते हैं, कुछ पढ़ते हैं और लोगों को देखते हैं कि किस तरह के लोग आपके आसपास। तो डीप एक्टर के लिए एक सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आपको ऑब्जर्वेशन स्किल्स खुली रहनी चाहिए। आप ऑब्जर्व करते रहिए कि ये आज आज ये कबाड़ी वाला जा रहा है तो ये किस तरह से बोलता है, ये किस तरह से अपनी साइकिल चलाता है, ये किस तरह से कभी तुतला के बात करता है, क्या करता है। तो यही रियल वर्ल्ड से सब कुछ मिलता है आपको। वो बाहर से तो देखिए किसी ने देखा नहीं है, सररेल तो कुछ है नहीं, जो है यही है, और मुझे जो दिखाना है आपको दिखाना है, अपनी ऑडियंस को दिखाना है। तो आपके आसपास ही सारे कैरेक्टर हैं, बस आपको उनसे थोड़ा थोड़ा जो ले पाए आप लीजिए और उसको इवेंचुअली एक ढांचे में बांध के पूरा एक कैरेक्टर बन सकते। सर, आप जैसे फिल्मों में काम किया है, फिल्मी कैरेक्टर आजकल हम देख रहे हैं ओटीटी में शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपने कभी ऐसे सोचा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर? देखिए, चाहे ओटीटी में हो, चाहे टीवी सीरियल में हो, चाहे रंगमंच में हो, चाहे एक छोटे से, मैं कह रहा हूँ, ड्राइंग रूम में ही एक आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, एक्टिंग ही होती है। वो सच के साथ जहाँ पर भी होगी, पूरे सच के साथ, वो मुकम्मल असलियत से अच्छी ही होगी। बस सबकी टेक्निकल साउंड सब अलग है। भाई अब मेरे माइक लगा हुआ है तो मैं आपके सामने धीरे बोल रहा हूँ, अभी माइक ना होता तो मैं थोड़ा सा तेज बोल देता, तो ये स्टेज पे चले जाता है। कैमरा इधर लगा है, आपको टेक्निकलिटी पता है, आपको ये मेरा एंगल लगा है, ये एंगल लगा है। स्टेज पे आप सीधा खड़े हैं, लोग आपको देख रहे हैं, आपको तेज़ बोल के अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचानी है, वो एंड में कि आपकी आवाज़ पहुँच जाए, लेकिन उसी सच्चाई के साथ। तो वो जो ट्रूथ है ना, वही एक्टिंग का सार है। अगर आप सच्चे हैं कहीं पर भी, अगर मैं यहाँ सच में एक्टिंग मुझे करनी है और मैं सच से बोल रहा हूँ, और अगर मुझे फिल्मों में कहीं 70 mm में भी करनी है, मैं सच से बोल रहा हूँ, तो वो सच ही आपके लिए एक प्रायोरिटी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एक एक्टर के, कि वो ट्रूथ नहीं छूटना चाहिए। अगर मैं सच में फील कर रहा हूँ और मैं लोगों को दिखा रहा हूँ, तो वो यहाँ पे इतना इम्पैक्टफुल रहेगा और 70 mm पे भी इम्पैक्टफुल रहेगा, OTT पे भी इम्पैक्टफुल रहेगा, कहीं पर भी इम्पैक्टफुल रहेगा। आपके थिएटर की कोई मज़ेदार किस्सा या कहानी, ऐसा कुछ रहा हो आपके साथ कभी? हाँ, एक किस्सा है, बहुत मज़ेदार था, काफ़ी लोगों को मैंने अपने बताया, मुझे भी बहुत मज़ा आता है। तो हम लोग एक प्ले कर रहे थे, तुगलक, गिरीश कर्नाड जी का लिखा हुआ है तुगलक, और श्रीराम सेंटर रेपेट्री कंपनी है, उनके साथ एक प्ले कर रहे थे और मैं एक छोटी सी भूमिका कर रहा था उसमें। तब नया मैं पास आउट हुआ था, तो मैं उसमें एक गार्ड बना हुआ था और मैं एक हिंदुस्तानी सिपाही था। तो जो तुगलक थे वो बहुत ऊपर खड़े होते हैं, स्टेज से ऊपर उनका एक तख्त बनाया गया था। जो मेरा दोस्त था उसमें, वो मुग़ल सिपाही था, तो वो अपनी एंट्री भूल जाता है। मतलब तुगलक यहाँ से ताली बजा रहे हैं और वो उसको आना होता है, वो एंट्री भूल जाता है। वो पीछे ग्रीन रूम में अपने नेक्स्ट किरदार के लिए प्रिपेयर होने चला गया, वो एंट्री भूल गया। अब मैं यहाँ विंग्स में खड़ा हूँ, उनको देख रहा हूँ कि आज मैं इनसे कुछ ऑब्जर्व करूँगा, इतने बड़े सीनियर कलाकार हैं। तो वो ताली बजा रहे हैं, कोई आ ही नहीं रहा है। अब सोचिए, इतना बड़ा राज है तुगलक, वो ताली बजा रहा है, कोई आ ही नहीं रहा है, कोई आ ही नहीं रहा। वो मेरी तरफ देखते हैं, उनकी निगाह मुझसे मिलती है और वो मुझे ही बोल देते हैं, आ जाओ। अब मैं हिंदुस्तानी सिपाही, उसके हरे कपड़े, मेरे ब्राउन कपड़े, मैं अपना भाला छोड़ के, जूते वूते फेंक के ऐसे ही खड़ा हूँ कि मैं सिर्फ देख रहा हूँ, क्योंकि मेरी एंट्री तो है नहीं। और वो मुझे बुलाते हैं और मैं अचानक, जो मैं डर का माहौल मेरे अंदर पैदा हुआ,
मैं एकदम से अंदर घुसा और मैं एकदम से बस किसी तरह वो सीन ख़त्म करके वापस आया। और फिर मैं वापस गया तो अपने दोस्त को बोला, भाई आपकी एंट्री थी। तो वहाँ जो मज़ा आया कि वो बोल रहा, अरे मैं भूल गया, अब डायरेक्टर मुझे मारेगा, ये करेगा। तो ये जो छोटे-छोटे किस्से होते हैं ना, यही स्टेज पे आप कैसे अपने आप को इम्प्रोवाइज़ कर लेते हैं और किस तरह से चीज़ों को, मतलब नाटक का मतलब ये है कि अटकना नहीं, अपने को चलते रहना। कुछ भी हो जाए, चलते रहना। आपके सफ़र की सबसे चुनौतीपूर्ण चीज़ या पार्ट क्या रहा? चुनौतीपूर्ण तो देखिए, मुंबई जाकर अपने आप को सर्वाइव करना सबसे चुनौतीपूर्ण होता है। मतलब वो मेरे ख्याल से मेरे लिए क्या, हर एक जो आउटसाइडर है, जो अभी नया-नया कोई भी लड़का है या कोई लड़की है जो मुंबई पहुंचते हैं या थिएटर की वर्ल्ड में पहुंचते हैं, उनको सर्वाइवल, क्योंकि देखिए बहुत पैसे तो है नहीं, थिएटर में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है। हाँ, ये है कि आप अपना दिनचर्या के लिए थोड़ा बहुत पैसा जो कमा सकते हैं कमा लेते हैं। जब आप मुंबई पहुंचते हैं, इतना ज़्यादा रेंट होता है, फिर आपको अपनी फ़िटनेस का भी ध्यान रखना है, अपने वर्कआउट पूरे रखने हैं, अपनी डाइट पूरी रखनी है। तो वहाँ का जो सर्वाइवल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब सर्वाइवल के बाद फिर लोगों से काम माँगना, इतनी भीड़ है वहाँ पर, आप लोगों को बार-बार जो है ऑडिशंस देने जाते हैं, लोगों के दरवाज़े खटखटाते हैं, कितनी बार आप रिजेक्ट हो जाते हैं। दूर से ही लोग बोल देते हैं आप नॉट फिट हैं, आप फिट हैं। तो ये लगातार एक लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस से सब गुज़रते हैं। मैं नहीं, बल्कि जितने भी आज आप देख रहे हैं टीवी में, जो भी आउटसाइडर्स हैं, जैसे राजकुमार राव हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, और विजय वर्मा हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, वहाँ कम तमाम एक्टर हैं, सब बाहर के लोग हैं। इन्होंने अपने आप को इतना पकाया, इतना तपाया मुंबई में, कि अब लोगों को पता चल गया है कि ये बहुत अच्छे, इन्होंने अपनी जो है एक अपनी मौजूदगी दर्ज करा ली है मुंबई में। तो सब इसी होड़ में लगे हुए हैं। तो यही एक सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण होती है कि आप अपने आप को मुंबई में सर्वाइव कैसे करते हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती है। आने वाले समय में दर्शक आपको किन किरदारों में देखेंगे? देखिए, अभी तो मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि क्या है कि मैं अभी खुद देहरादून में वापस कुछ टाइम के लिए बस गया हूँ। मैं मुंबई ऑन ऑफ जाता रहता हूँ। अभी तो मैं थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ। अभी थिएटर के अपने रंगमंच में काफ़ी नए नाटक की हमारी चर्चा हो रही है अपने डायरेक्टर्स के साथ, उनमें प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी मेरे ऑडिशंस चलते रहते हैं। जैसे कोई अच्छा नया ऑडिशन क्रैक होगा तो काम आ जाएगा, तो मैं फिर सबके सामने तभी साझा कर सकता हूँ। ऐसा कोई पाइपलाइन में मेरा कोई काम नहीं खड़ा हुआ है। मोहित जी, कोई ऐसा किरदार है जो आपको बहुत फ़ैसिनेट करता हो और आप उसको हमेशा से चाहते हो कि ये किरदार मुझे करना है या निभाना था? ऐसा कोई किरदार कभी रहा? देखिए, किरदार तो बहुत सारे हैं ऐसे, और मुझे जो हमेशा से किरदार फ़ैसिनेट करता है वो है गैंगस्टर का। मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, मुझे, मैं गैंगस्टर की भूमिका बहुत अच्छी कर सकता हूँ। हालाँकि मुझे ऐसा भी कुछ करने को मिला नहीं है, लेकिन मैं, मतलब जहाँ भी इसके ऑडिशंस होते रहते हैं, या मुझे लगता है कि कोई फ़िल्म बन रही है या सीरीज़ बन रही है जहाँ पर इस तरह के कैरेक्टर है, तो मैं अपनी प्रोफ़ाइल ज़रूर भेजता हूँ और चाहता हूँ कि कोई मेरा ऑडिशन करे, और मैं अपने आप को उस किरदार में बहुत अच्छे से, क्योंकि आप एक एक ऐसा होता है ना कि आप एक बहुत फैंटेसी में कभी-कभी जी रहे होते हैं कि कोई बोलता है मैं ये भी अच्छा कर सकता हूँ, मैं वो भी अच्छा कर सकता हूँ। तो करने को तो एक्टर के लिए बहुत बहुत वास्ट फ़ील्ड है, ये कुछ भी कर सकता है। अगर आप एक्टर हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जो आपने पूछा, मेरे जो सबसे करीबी है वो एक गैंगस्टर का कैरेक्टर है। कभी अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर उसको बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म करूँगा। तो मेरे लिए एक वही कैरेक्टर है जो मुझे है मेरे दिल के करीब, जो मैं करना चाहता हूँ। कोई ऐसा एक्टर जिसने आपको फ़ैसिनेट किया हो इस लाइन में आने के लिए, या फिर कोई आपकी इंस्पिरेशन रहा हो? हाँ, हैं एक इरफ़ान साहब थे, इरफ़ान खान साहब। उनको मैंने, उनकी जब पहली फ़िल्म देखी थी हासिल, तो मुझे लगा था कि ये आदमी ने तो मतलब क्या कमाल खेला है, मतलब ये कैसे कर सकता है कोई। बहुत सुंदर काम किया था उन्होंने, और मतलब ये मैं क्या, तो जग ज़ाहिर है कि वो अपनी आँखों से इतना कुछ बयाँ कर देते थे कि उनकी, मतलब शब्दों उनके बाद में सुनते थे लोग, उनकी आँखों में पहले देखते थे। तो वो इरफ़ान खान साहब थे। और थिएटर के दिनों में हमारे कुछ ऐसे सीनियर्स थे जिनको मैंने देखा और जिनको मेरे को लगा कि मुझे इस तरह से सीखना है। एक मेरे टीचर थे महेंद्र मेवाती, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, बट उन्होंने हमारी क्लास ली थी, तो उनको देख के मुझे लगा था कि इस तरह का कुछ काम करना है। बहुत ही कमाल, मतलब जिसको बोलते हैं ना, हम कहते हैं कि इस फ़ील्ड में कुछ मैजिक होते हैं, तो ये लोग मैजिक क्रिएट कर देते हैं, चाहे वो स्क्रीन पे हो, चाहे वो रंगमंच में हो।
तो इस तरह का मैजिक जो क्रिएट होता है ना, वो उनको देखकर लगता है कि हमको भी कुछ इस तरह का अच्छा काम करना है। जैसे आपने अभी बताया कि आपके फादर की शॉप है जी, जी, साड़ी जी। की, जी। तो वो भी, उसमें भी आप बैठते थे और साथ-साथ आपने थिएटर भी किया, दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करते थे? कैसे मैनेज करते थे? मैं मैं तो सबको यही बोलता हूँ कि जो रंगमंच है ना, वो इतनी कमाल की चीज़ है, आपको अलग ही लेवल का इंसान बना सकती है। आपका सोचने का परसेप्शन बदल सकती है, आपका इंटेलेक्ट बहुत ऊपर खुल सकता है, आपका विज़डम खुल सकता है। अब जो आपका सवाल है मैंने उसको कैसे मैनेज किया, तो जब मैं यहाँ आता था तो अगर मैं एक महिला को साड़ी दिखा रहा हूँ तो मैं पूरा ड्रामा के फॉर्म में दिखाता हूँ कि मैं सच में कुछ एक्ट कर रहा हूँ। अगर साड़ी फैलाई है तो इतने सुंदर तरीके से फैलाई है कि आदमी को भी लगेगा कि वाह! क्या साड़ी फैलाता है ये आदमी। तो जो मैं आपको ये बोल रहा हूँ ना कि वो चीज़ आप कहीं पर भी, मैं यहाँ आपके साथ बैठा हूँ, आपसे बातचीत कर रहा हूँ ना, तो ये भी कहीं न कहीं मैं जो है अपनी पढ़ाई से, थिएटर की पढ़ाई से, अपनी एक्टिंग से कुछ ना कुछ रिलेटेबल चीज़ें लाकर उसको और अच्छे मुकम्मल चीज़ बना सकता हूँ। और ऐसे ही मैंने अपनी शॉप पर भी, मैं आज भी अगर साड़ी दिखाता हूँ या कुछ भी कस्टमर से फेस करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको इस तरह से एक एक अपने जो भी साड़ी है या सूट है, वो प्रदर्शित करूँ कि वो देखे तो उसको लगे कि हाँ, कुछ एक आदमी जो है हमको सच में कन्विंस करना चाहता है। क्योंकि ये फ़ील्ड भी बहुत मुश्किल है। मतलब एक नारी को जो साड़ी बेच पाए, वो बहुत बहुत मुश्किल काम होता है। कि भाई आप उसको ये कन्विंस कर दे रहे हैं कि देखिए ये साड़ी जो है आप पे बहुत बहुत खूबसूरत लग रही है। तो ये तो मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल काम है। बट ये है कि मुझे इसलिए थोड़ा मज़ा आता है क्योंकि मैं अपने ड्रामा से इसको यहाँ पे रिलेट कर देता हूँ और बस ऐसे ही चलता रहता है। शुरुआती दौर में जैसे आपने बताया आपको बहुत स्ट्रगल रहा सब कुछ, इसमें आपके पेरेंट्स का कितना रोल रहा? आपके सफ़र में आपका उन्होंने कितना साथ दिया, कितना सपोर्ट किया? देखिए सपोर्ट तो हर मेरे पापा ने, मम्मी ने, मेरी बहनों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। लेकिन क्या होता था कि जब मैं टीनेज में था तो मैं अपने पापा को बोलता था, पापा मुझे क्रिकेटर बनना है। तो पापा बोलते थे अच्छा हाँ बन जाओ, बन जाओ, बन जाओ, जो करना करो। फिर थोड़े टाइम बाद बोलता था, पापा मुझे ना सोच रहा हूँ मैं पुलिस इंस्पेक्टर का या सब इंस्पेक्टर का फॉर्म आया, वो भर लूँ। हाँ, पापा कहते थे बन जाओ, वो जो करना है करो, करो, करो। तो जब उनको मैंने बोला कि मुझे ना थिएटर करना है, तो उनको ऐसा लगता था कि ये बोलता है करता कुछ है नहीं, बोलता है कुछ करता है। तो मैंने उनको बोला कि मुझे ना पापा थिएटर करना है। तो उन्होंने बोला हाँ, कर लो, कर लो, कर लो। तो जब उनको लगा कि जब 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अब लोग 10 ही साल हो गए, ये वापस ही नहीं आ रहा, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि ये मैंने बोल के जो बहुत बड़ी गलती कर दी थी। लेकिन वो खुश होते हैं, मेरा काम देखते हैं, मुझे तब टेलीविज़न पे जब भी देखते हैं, मेरे को फ़िल्म में देखते हैं, तो बहुत खुश होते हैं और सबको बताते हैं कि ये मेरे बेटे का ये काम आया है। और माएँ तो बेचारी बहुत खूबसूरत होती हैं, वो तो हर तरीके से आपको चाहती हैं आपको सपोर्ट करना। तो ऐसे ही मेरी मम्मी भी है। मेरा सबसे बड़ी जो मेरे को सपोर्ट सिस्टम था मेरी बहनों का था और अब जो मेरा सपोर्ट सिस्टम है वो मेरी लाइफ़ पार्टनर है, जिनसे कनिका उनका नाम है, वो टीचर हैं और मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, मेरे ऑडिशंस बनाने में मेरी मदद करती हैं। तो मतलब मैं बहुत फॉर्च्यूनेट हूँ कि मेरे इर्द-गिर्द जितने भी मेरे दोस्त लोग रहे या मेरे पारिवारिक माहौल जो रहा वो बहुत ही पॉज़िटिव रहा। सबने मतलब मुझे प्रोत्साहित ही करा कि आप करो, आप करो। आज भी वही लोग बोलते हैं कि अगर आपको कोई बाहर से काम आ रहा है तो आप ज़रूर जाओ, वो करने जाओ, थिएटर करने जाओ, कोई ऑडिशंस देने हैं तो दो, मतलब कोई मनाही नहीं है। तो फुल सपोर्ट रहा है मुझे फैमिली की तरफ से। सर जैसे देहरादून में उत्तराखंड के अलग-अलग जगह पर कई फ़िल्में शूट हुई हैं, कई बड़ी-बड़ी फ़िल्में भी शूट हुई हैं। तो और आप खुद भी देहरादून से ही हैं, तो आप आगे देवभूमि को कहाँ देखना चाहते हैं? थिएटर या फिर फ़िल्म की लाइन में? देखिए देवभूमि हमारी बहुत सुंदर है। मतलब मुझे तो लगता है कि पहले जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं उन्हें ही पूरा उत्तराखंड घूमना चाहिए। मतलब आप बाहर जाना भूल जाएँगे अगर आप उत्तराखंड में इतने सुंदर-सुंदर चीज़ें हैं, आप मतलब मैं नाम में क्या गिनवाऊँ, सबको पता ही होगा। तो जैसे कि अभी आपने देखा लास्ट बॉर्डर 2 पूरी यहाँ शूट हुई है। मैंने ही लास्ट फ़िल्म गिन्नी वेट सन्नी 2 जो करी है वो पूरी शूट हुई है। यार काफ़ी सीरियल्स शूट होते रहते हैं, काफ़ी ओटीटी के गन्स एंड गुलाब अभी राजकुमार राव की आई थी कि वो पूरी यहीं शूट हुई है। तो कितने सारे डायरेक्टर भी देख रहे हैं, कितने प्रोड्यूसर्स भी देख रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड में बहुत स्कोप है। कि एक तो यहाँ रियल वर्ल्ड उनको सेट बनाना नहीं पड़ता, रियल वर्ल्ड में आपको जो है एक्टिंग करने का मौका मिलता है और प्रोड्यूसर्स आते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में उत्तराखंड में, देहरादून के अलावा उत्तराखंड में भी
और भी बहुत सारे लोग आएंगे, शूट करेंगे। और आप देखिए कि पर्दे पे हमारा जब आप देखिए कि कभी ऋषिकेश का पुल दिखता है बड़े पर्दे पर, तो वो इतना सुंदर लगता है, हमको लगता है अरे ये तो हमारे पास में ऋषिकेश का या मसूरी साइड में कोई लोकेशन देती है, अरे हम तो यहाँ जा रखे हैं। तो वो लोगों के बाहर के लोगों को भी इतना फैसिनेट कर रहा है, इतना अट्रैक्ट कर रहा है कि बहुत लोग बाहर से आ रहे हैं और यहाँ पर शूट कर रहे हैं। तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा, अभी तो शुरुआत ही हुई है। अच्छा, आपने जैसे बताया आपने थिएटर से शुरुआत की थी जी। आपकी। थिएटर में कैमरे का उतना रोल नहीं होता। नहीं। उसके बाद जब आप एड्स या फिल्मों में आए तो आपने कैमरा किस तरह से आपने फेस किया और क्या कठिनाई आपको उस टाइम पर आई? देखिए, कठिनाई तो आती है कि जब आप एक स्टेज का जो आर्टिस्ट होता है वो इतना कैमरे से जो है उसकी दोस्ती नहीं होती, वो इतना रूबरू नहीं होता। तो क्या है कि स्टेज पे तो बहुत दूर तक एक ऑडियंस बैठी है, हमने 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने की रिहर्सल्स की है, हमारे डायलॉग्स पक्के हैं, हमें पता है कि हमें किस किरदार से अब इधर शिफ्ट करना है, अपना अब यहाँ रोना है, अब यहाँ हंसना है। तो हमको ये पता है, हमारी पूरी अच्छी एक रिहर्सल हो रखी होती है पूरी। जब आप कैमरे की तरफ जाते हैं, जहाँ कैमरा लगा होता है, माइक बिल्कुल पास में होता है, तो आपको सिर्फ यही देखना होता है कि अब ये होता है माइक यहाँ लगा है, थर्माकोल यहाँ लगा है, इतना सा फ्रेम है, अब आप हिल नहीं सकते हैं। तो आपको सिर्फ अपने टेक्निकलिटीज़ में काम करना होता है। तो मतलब अगर आप सीख कर गए हैं और आपको आपका काम आता है, आपको एक्टिंग करना आता है, आप कहीं भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ये होता है टेक्निकलिटीज़ में, जैसे फ्रेम छोटा है, अब फ्रेम वाइड है, हम बहुत दूर से शॉट ले रहे हैं, बस यही सब फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वही जैसे मैंने पहले दोहराया था, आप सच के साथ कुछ भी काम कीजिए, वो कहीं पर भी होगा अच्छा ही और बढ़िया ही। वही चीज़, जैसे आपने थिएटर लाइन में या फिल्मों में अपना करियर बनाना चूज़ किया, अब जो युवा आगे बढ़ रहे हैं, किसी भी फील्ड में आगे जा रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका कि क्या संदेश देना चाहेंगे। देखिए, मैं सिर्फ जितने भी यूथ हैं या जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं आपके माध्यम से, अमर उजाला के माध्यम से, सिर्फ उनको यही बताना चाहूँगा कि कोशिश कीजिए, जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें इतना हार्ड वर्क कीजिए कि उस पे अपनी जो है एक मजबूती कायम कर लीजिए। भले ही आप, हमारे जो टीचर हमें सिखाते थे, अगर आपको एक माली भी बनना है ना, तो इतने शिद्दत से बनिए कि आपके उगाए हुए फूल सब तारीफ करें। अगर आप बैंक में हैं, आप सीए हैं, आप कोई भी फील्ड चुनते हैं, आप इतनी मेहनत कीजिए उसके लिए, उस क्राफ्ट की पकड़ के लिए, उस पे इतना अपने आप को रात दिन झंझोड़ दीजिए कि जब आप काम करें ना, वो काम ही ना लगे, आपको लगे कि आप जी रहे हैं उस चीज़ को। और जो सबसे अहम बात है कि अभी तो जो है देखिए, इंस्टाग्राम रील्स के और यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आपको लगता है कि आप कुछ छोटा सा एक कंटेंट बनाना जानते हैं, तो 2 लोग लीजिए, एक कैमरा लगाइए, ऐसा एक माइक लीजिए और बोल दीजिए। जितना आप अपनी क्राफ्ट पे काम करेंगे ना, जितना हार्ड वर्क उस पे करेंगे, वो आपको इवेंचुअली हेल्प करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है, पढ़िए। हम लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी, हम लोगों ने सुनना छोड़ दिया। कोई भी बेसिक राइटर को उठा लीजिए, उसकी कहानियाँ पढ़िए, कहानी पढ़ के उसको परफॉर्म कर दीजिए। मम्मी पापा को बुला लीजिए, बहन को बुला लीजिए, बैठिए, मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ, सुना दीजिए। अच्छा बुरा का मतलब कुछ भी नहीं होता, सुना दीजिए। जितना नए शब्द जानेंगे, जितनी नई कहानियाँ पढ़ेंगे, आप कुछ ना कुछ नया अपने अंदर इवॉल्व करेंगे ही करेंगे। ये मैं वादे से कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद जिया इस चीज़ को। मैं भी, जैसे आपको बताया, मैं भी एक उस पारिवारिक माहौल से निकला हूँ जहाँ पर सिर्फ टीवी सीरियल्स और बेसिक फिल्में ही देखी जाती थी। हमने पढ़ाई के नाम पर सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन करी, कोई उपन्यास आज तक नहीं पढ़ा था। 20-21 साल की उम्र में ये तो जब हम वहाँ पहुँचे, हमें लगा यार ये पढ़ना तो कितना ज़रूरी है। अगर आज मुझे गांधी को प्रिपेयर करना है, मान लीजिए, तो मुझे तो गांधी के बचपन से लेके उनके मरने तक सब कुछ जानना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि वो पूरी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की, उन्होंने आज़ादी कैसे दिलवाई, क्या हुआ, वो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। उस पढ़ाई में आपने कितना कुछ सीख लिया। एक गांधी की जर्नी पे ही आपने, गांधी जी की जर्नी पे कितना कुछ सीख लिया आपने। तो ऐसे ही आप कोई भी राइटर को पढ़िए। एक बुक को पढ़ने के लिए आपको, मैं कह रहा हूँ, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लगे, जितना भी लगे, उन 3 महीने में आपने उस राइटर ने जो 10 साल से वो सोच रहा था या वो लिख रहा था, आपने वो 3 महीने में पढ़ा। तो कितना सुंदर चीज़ है पढ़ना, या अच्छे लोगों को देखना या सुनना। धन्यवाद मोहित। थैंक यू सो मच। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।